अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आरने न्यूज़ की लाइव नशरियात में आपका खैर मकदम है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्टेट ओबीसी वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर फयाज अहमद नजार साहब। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे आप जो अपने सियासी कैरियर के बारे में थोड़ा सा आप हमें जानकारी दीजिए। आपका जो सियासी कैरियर है, कैसे आपका वो सियासी कैरियर जो है कि, किस हवाले से आप इसमें आए हैं सर? देखिए, आप जानते हैं कि मैं एक फार फलंग एरिया का रहने वाला हूँ, सुल्तानपुरा कंडी का, जो पहले तो संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी में फाल करती थी और अभी जो डिलिमिटेशन कमीशन की जो हदबंदी कमीशन बन गया तो हम बारामूला में चले गए। पहले मैं सोशल वर्क करता था, कभी जर्नलिज्म से था 2005 तक 2004 तक। उसके बाद हमने सोशल वर्क में बड़ा काम किया, अपनी सोसाइटी को साथ चलाने के लिए कोशिश की। जो जलज़ला था 2005 का, उसमें हमने काम किया, अपने लोगों को खिदमतें दी, और बाकी हमने ट्रेनिंग, एजुकेशन और जो सोशो इकोनॉमिक सर्विस थी उस पर काम किया। लेकिन हमें लगा कि कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ बेकार है, क्योंकि सियासी हालात जो बड़े लंबे टाइम से कहीं तो तब से जब से मुल्क आज़ाद हुआ तब से ही यहाँ पे सियासी कशमकश थी। तो लोगों ने यहाँ के सीधे आवाम से, जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ के लोगों की नॉलेज ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा इनको एक्सपोजर नहीं है, तो इनके साथ चापलूसी और चालाकी करके काम किया गया है। तो हमने सोचा कि सारी चीज़ें बेकार हैं तो सियासी पार्टी से जुड़ना चाहिए। अब जो लोकल सियासी पार्टियां थी, आप खुद जानते हैं, आप किसी भी ओबीसी के किसी भी बंदे को किसी ओहदे पर नहीं देखोगे, क्योंकि उनके लिए हमारी जगह ही नहीं है कहीं पे, कभी थी ही नहीं कभी तक। तो हमने 2020 में जो है बीजेपी ज्वाइन करी, और उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस और मेरे ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर मुझे सीधे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ओबीसी बारामूला ले लिया कि मैं ओबीसी कम्युनिटी के लिए काम करूं। और उसमें 2020 की ही बात है, जब डीडीसी इलेक्शन कराए गए तो पार्टी ने मुझे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन इंचार्ज का भी ओहदा दिया, डीडीसी इलेक्शन को कंडक्ट कराने में। उसमें मैंने अच्छी खिदमत पार्टी को दी। कोविड में भी बड़ा काम किया और हमसे खिदमत ली गई अपने लोगों के लिए। कोविड कोऑर्डिनेटर के तौर पर ह्यूमन राइट्स में भी लिया गया, और मीडिया के ताल्लुक से कई एक चीज़ जो है हमसे कराए गए, और उसी के साथ हमने इसी दिसंबर में जो है अपना जो 3 साल की टर्म थी वो मुकम्मल कर दी। जी। तो सर, क्योंकि आप एक जो जिस इलाके के आप रहने वाले हैं वो गरीब पसमानदा इलाका है, तो उसके मुस्तकबिल के बारे में जो है आने वाले दिनों में क्या आपका रोल रहेगा सर? देखिए भाई साहब, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ आपको कि बीजेपी जो है पूरे जो कहेंगे कि आलमी लेवल पे, वर्ल्ड वाइड एक ऐसी पार्टी है जो ग्रास रूट लोगों की पार्टी है, जो ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं। ये किसी के खानदानी राज और किसी की जागीर वाली पार्टी नहीं है। इस पार्टी में जो लोग काम करते हैं वो आगे बढ़ते हैं, उनको पार्टी हर हाल में आगे बढ़ाई जाती है। और आपको ये भी पता है कि इस पार्टी में ऐसे ढेर सारे लीडर्स हैं जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया है पार्टी को, जिनकी कोई खुद की लाइफ नहीं है, जिन्होंने अपनी लाइफ अपने मुल्क और अपनी पार्टी के लिए जो है कुर्बान कर दी है। जिस तरह हमारा, मैं लोकली जो लीडर हैं उन्हीं की एग्जांपल देना चाहूँगा। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साहब हैं, श्री रविंद्र रैना जी हैं, और हमारे दूसरे डायनामिक और बहुत ही बड़ी शख्सियत हैं ऑनरेबल कोल साहब हैं। तो ये मैं दो का नाम लेकर ही आपको बता दूंगा, ये उन लोगों की पार्टी यहाँ पे ये किया जाता। तो मेरा कहना ये है कि इस इलाके में पहले भी 70 सालों से तो यहाँ कुछ काम हुआ ही नहीं, क्योंकि ना अपने घर भरे, चालाकी की है, लोगों को धोखे में रखा। तो यहाँ पे काम की बहुत ज़रूरत है। और आपको पता है कि डीडीसी जो है इस वक्त बारामूला की डीडीसी चेयरपर्सन श्री हमारी बहन है सफीना बेग जी, वो इसी इलाके की हैं। तो ये बीजेपी चाहती है काम करना, वो काम करने वाली औरत है, इसीलिए उसको मौका दिया गया। उसको आप यहाँ सब कुछ बातें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको इलेक्शन का भी, सॉरी क्या कहते हैं इसको, हम हज कमेटी का भी चेयरमैन बनाया गया रिसेंटली हाल ही में, कि वो उसकी परफॉर्मेंस के बेस, उससे भी उम्मीद रखते हैं वो काम करेगी और यहाँ कराएंगे। और हम उसके नोटिस में बहुत सारी चीज़ें ला रहे हैं टूरिज्म पे इस इलाके में। क्योंकि सर आपने क्योंकि टूरिज्म का जिक्र किया है, टूरिज्म के हवाले से आपसे ये हम कहना चाहेंगे कि सन्स प्रोजेक्ट जो हमारा यहाँ सन्स फॉल है, वो या हमारा जो कंटी पथरी है या बूटा पथरी है, जैसे कि यहाँ कलसन शरीफ भी है, बहुत फेमस जगहें हैं, उनको जो है हाईलाइट नहीं किया गया है। अगर ऐसा जो है कि इसको हाईलाइट किया जाता तो इस पे महकमा टूरिज्म काम करता है। क्या आपको लगता था कि ये जो इलाका गरीब पसमानदा इलाका है उसको एक रोजगार मिल जाता? देखिए, टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी यहाँ ख़त्म नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने हमें मालो माल रखा है, हमारी कुदरती खूबसूरती है। स्विट्जरलैंड में क्या है, वो हमसे ज़्यादा बेहतर नहीं है, पर वहाँ डेवलपमेंट है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जिसकी कमी यहाँ पे है।
हमने ये चीज़ ऑनरेबल कोल साहब से, जो अशोक कोल जी हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी जो एक्स डायरेक्टर टूरिज्म थे यतू साहब, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पर मेरी ये टॉप प्रायोरिटी पे रहेगा कि यहाँ पे टूरिज्म के लिए जितने भी काम किए जा सकते हैं, रोड का होना बड़ा लाजमी है और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाया जाए यहाँ पे। वो लंबी बातें हैं लेकिन वो आपको नोट्स में लाया जाएगा। हम टूरिज्म की यहाँ पे टूरिज्म की डेवलपमेंट के लिए बहुत काम करेंगे। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो ओबीसी है आज जो इस डिस्ट्रिक्ट में इसकी पोजीशन क्या है, कहाँ पर है, या स्टेट में आप कहाँ तक इसको ले जाना चाहते हैं, और क्या रहेगा ओबीसी का रोल जो है उस पर सरकार की तरफ से जो है क्या कुछ ऐसा कुछ बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है? देखिए 1931 में जो सर्वे की गवर्नमेंट ने, उस वक्त की सरकार ने, तो देखा गया कि 60% के आसपास ओबीसी थे। बहुत सारी जातें जो थी, अभी उसका डिटेल में नहीं जाएंगे, वो अलग से आपसे बात करेंगे, कि वो जो थी वो ओबीसी में आती थी और ओबीसी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी। तब से आज तक ओबीसी को इन्होंने जो है, जो पिछली सरकारें यहाँ पे थी, इन्होंने इसको ओएससी का नाम दिया था, अदर सोशल कास्ट्स, 2% दिया गया था, जबकि बाकी इन्होंने आरबीआई को दिया था। जब हम कुल मिला के उस पर नज़र देखते हैं, वो सिर्फ एक सियासी शतरंज थी, सियासी चालबाजी थी, ओबीसी को पीछे रखा गया। वोट बैंक था इनको पीछे चला के इनका सिर्फ वोट लेना। इनको पता था गरीब तबका यही वोट डालेगा, बड़े लोग तो वो डाले नहीं है, ना वो उन्होंने डाला, उन्हें लूट किए। तो इनको सिर्फ ओबीसी से वोट लेना था, पीछे रखना था, पसमानदा रखना था, ताकि ये हमेशा इनके पीछे चले और ये जीतते जाए, ये फाइज रहे अपने ओहदों पे और सियासी गुंडागर्दी करें। लेकिन बीजेपी ने ही मुल्क में ओबीसी को बड़ा मुकाम दिया। आपको पता है हाल ही में 27 पार्लियामेंट मेंबर साहिबान जो थे ओबीसी के, मोदी जी ने उनको वजारतों पे ले लिया, अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट है उनमें वहाँ ले लिया। अब यहाँ जो हमारे स्टेट कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पे तो अभी कुछ हुआ नहीं। हाँ, जो लास्ट के एलजी साहब थे हमारे मरमू जी, उन्होंने 2 से 4% कर दिया ओएससी को, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट, और इस पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जब लास्ट टाइम अमित शाह जी बारामूला ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब आए थे, तो मैंने उनसे कहा था पर्सनली कि सर हमारे ओबीसी का क्या कर रहे हो, तो उस पर एलजी साहब ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड दिया था और दोनों ने कहा कि हम बहुत जल्द करें और वो करने जा रहे हैं। हमारा 27% के आसपास जो है जो परसेंटेज है हमारी रिजर्वेशन, वो बढ़ाई जाएगी। उसमें जो ओबीसी के बच्चे हैं उनको अपने फ़ायदे अलग होंगे, नौकरी के लिए फ़ायदे अलग होंगे, प्रमोशंस के लिए फ़ायदे अलग। तो मैं बताऊंगा कि अब की बार यहाँ की ओबीसी के लिए बहुत ही अच्छा फ्यूचर आने वाला है। उनके जो अब तक शब्बे खून मारा गया, जो उनकी हक सलब किए गए, उनके हुकूक पे जो लूट मचाई गई थी, वो नहीं रहेगी। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है जो उनको अपना हक देगी और उनका फ्यूचर जो है, उनके बच्चों का फ्यूचर, मुस्तकबिल जो है वो उनका जो मुस्तकबिल है वो ताबनाक बनाएगी और उनका अपना पूरा हक देगी जो जमहूरियत में होता है किसी भी शहरी का, वो उनको पूरा मिलेगा और ओबीसी जो है जिंदाबाद रहेगी। शुक्रिया सर, ये थे हमारे फयाज साहब जो स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी ओबीसी मोर्चा के थे, तो इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें फराहम किया। शुक्रिया सर आपका आरएनए न्यूज़ में अपना कीमती वक्त देने का। सर शुक्रिया सर। आपका भी शुक्रिया।